Hi people, welcome back to our channel Just Ria. So this video is in continuation with the first video of the chapter number 4, materials, metals and non-metals. So it's my small request that please avoid the background noises and let us start this chapter again. Also you can use my notes if they can help you to score good marks. So let's continue our chapter. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, हमने देखो फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाते हैं। एक हल्की सी समरी दूँ मैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आया? मेलेबिलिटी, देन हमने कंडक्शन पढ़ा, देन हमने डक्टिलिटी पढ़ा, देन सोनोरिटी पढ़ा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जब हम उसके अंदर उस मेटल में या उस एक मटेरियल ही बोलेंगे ना, पहले तो वो तो हम डिस्टिंग्विश बाद में करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बेसिस पे हम उसको बोलेंगे कि दैट दिस इज़ अ मेटल एंड दैट इज़ अ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी में जब हम उस मटेरियल को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएं और जो उसका एंड रिज़ल्ट आए उसके बेसिस पे कैटेगराइज करें हम कि ये जो अगर ये रिज़ल्ट आता है तो वो मेटल्स हैं, एंड द मटेरियल शोइंग अनदर पर्टिकुलर सेट ऑफ रिजल्ट्स दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। इसके अंदर हम ना 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद H2O यानी वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेसिस। डोंट वरी, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टॉपिक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू में लगेगा, लेकिन पता है क्या होगा, बाद में हर जो तीनों चारों जो रिएक्शन होंगे ना उसमें सेम ही रिज़ल्ट आएगा, और बेसिस का तो एक ही 2 में जो है रिएक्ट करेंगे, बाकी में तो उनका रिज़ल्ट भी नहीं शो करना। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हमें रिएक्ट करवाना है मेटल्स को। पहले मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे। जब अगर मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। इधर मेटालिक ऑक्साइड आएगा फर्स्ट लाइन में। ये जो मेटालिक ऑक्साइड होंगी ये किस नेचर की होंगी? बेसिक नेचर की होंगी। अब कोई भी चीज़ अगर बेसिक नेचर की होती है तो वो कैसे टर्न करती है लिटमस पेपर को? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। याद रख लो, बेसिक से ब्लू, यानी कि लिटमस पेपर बी से बेसिक एंड बी से ब्लू। अगर लिटमस पेपर ब्लू होता है तो वो बेसिक नेचर की चीज़ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ समझी हमने? मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे और वो बेसिक नेचर की होगी। अब मेटल्स के एग्जाम्पल देखते हैं हम जो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है ना, ये आपको ऐसे याद नहीं करनी है, अभी तो ये किसी काम की नहीं है। सिर्फ ये जो हेडिंग्स है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये जो है ना क्लैरिफाई कर देंगे आपको कि इक्वेशंस वगैरह कैसे बनती है। 9th 10th के अंदर आएंगी आपकी ये रिएक्शंस लिखनी। ठीक है, तो एक बारी समझ लो। Fe क्या होता है? आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जंग लगना। जंग कैसे लगेगा? जब आयरन को हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो Fe आयरन प्लस O2, ये बैलेंस की गई इक्वेशन है। तो इसमें से ये 3, 4, 6 इनको अगर हम नेगलेक्ट भी करें तो उसके लिए, तो आयरन प्लस O2 प्लस H2O, O2 और H2O मिलके ही तो मॉइस्चर बनाएंगी। तो जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड, यानी कि मेटल O2 के साथ रिएक्ट करते ही मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। इस केस में भी वही बना, आयरन ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकेंड जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसके अंदर Mg, जो मैग्नीशियम रिबन, जो मेटल है एक मैग्नीशियम, उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड सेम, और किस नेचर की होंगी? ये बेसिक नेचर की। तीसरा होता कोरोजन ऑफ कॉपर। इधर रस्टिंग आपकी बुक में मेंशन है और कोरोजन भी मेंशन है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं और ये भी आपको फर्दर क्लासेस में पता चलेगा इनके बीच का डिफरेंस। तो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। अगर हम इसको इक्वेशन को देखें तो क्या होगा? कॉपर जो कि Cu, जो इसका सिंबल है Cu को अगर हम H2O, CO2 और O2 ये तीनों मिला के मॉइस्ट एयर बनेगी।
तो कॉपर को जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, यानी कि ये भी हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मेटल के साथ ऑक्साइड बन रही है, इसकी भी हाइड्रो क्यों हुई है, क्योंकि इसके अंदर वाटर इन्वॉल्व था। यानी कि हमने इन तीनों एग्जाम्पल से क्या समझ लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और कोरोजन ऑफ कॉपर से क्या समझा, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेसिक इन नेचर। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये तो हमने समझ लिए। अब नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। मेटल तो हमने देख लिया, नॉन मेटल्स भी सेम ही वे में रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो बनेंगी वो कैसी नेचर की होंगी, अब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर की थी तो ये होंगी एसिडिक नेचर की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगी एसिडिक नेचर की। एसिडिक कैसे रिप्रेजेंट करता है लिटमस पेपर पे, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। रेड कलर सिम्बलाइजेज द एसिडिक नेचर ऑफ दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, यही याद करना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक नेचर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें अगर हम नॉन मेटल्स में, सल्फ़र। जब सल्फ़र जो एक नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस तो बना ली। अब उसका अगर हम इसको थोड़ा नेचर भी वो समझने की कोशिश करें तो नेचर को थोड़ा और दिखाने के लिए इसको हम इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के नेचर को दिखाने के लिए SO2 को हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएं अगर, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरियस एसिड। एसिड बना है ना, और ऊपर क्या लिखा था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक इन नेचर। ये उस नेचर को दिखाने के लिए ये वापस से हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाया। वैसे ये एक साथ भी हो सकता था, ऑक्सीजन और H2O मॉइस्ट एयर के साथ। सल्फ़र लेकिन जो है ना वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इनमें समझने की क्या बात है, वही सेम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक किसको कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है एसिडिक नेचर को, रेड कलर। मूविंग ऑन, अब एक वो दिया हुआ है, सोडियम मेटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सोडियम मेटल जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और विगरसली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते ही सोडियम मेटल जो है वो हीट जनरेट कर देता है और इवन फायर भी लग सकती है उसमें। तो इसके कारण ऑक्सीजन और वाटर तो मॉइस्चर ही है, एयर में प्रेजेंट है दोनों चीज़ें, तो इसके कारण उसको कांटेक्ट में ना लाई जाए मॉइस्चर के, उसको स्टोर किस में किया जाता है, केरोसिन में। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन के साथ दोनों का रिएक्शन देख लिया, वही मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक। अब वाटर के साथ देखते हैं इनका रिएक्शन, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। मेटल्स को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, जैसा ऊपर मैंने बताया कि विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सोडियम Na जो है, Na उसका सिंबल है, Na प्लस H2O। जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH। ये एक बेस है, NaOH प्लस H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। NaOH का फुल फॉर्म जो होगी वो होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक होगी नेचर में, यानी कि मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी वो बेसिक नेचर की एक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। समझ गए? ऐसा ही सेम उन्होंने ऑक्सीजन के साथ किया था, उन्होंने भी बेसिक नेचर, वहाँ पे भी बेसिक नेचर का ही बनाया था रिएक्शन के बाद। लेकिन अब सोडियम तो विगरसली रिएक्ट करता है, कुछ मेटल्स जैसे आयरन है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब एक आयरन की जो कील है उसको हम वाटर के अंदर छोड़ दे तो एकदम से ऐसे ब्लास्ट तो नहीं हो जाती ना, वो धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगना शुरू होगा, यानी कि स्लोली रिएक्ट करती है। मेटल्स का तो ये होगा कि वो बेसिक इन नेचर रहेंगे वाटर के साथ भी रिएक्ट करने पे। अब नॉन मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ, भले ही वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं एयर के साथ, लेकिन वाटर के साथ वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। और अगर वो एयर के साथ रिएक्टिव हैं ज़्यादा
तो एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए उनको मोस्टली उन नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। देखो फॉस्फोरस एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि उसमें आग लग सकती है अगर उसको एक्सपोजर मिल जाए एयर का, और इसी चीज़ को बचाने के लिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। तो क्या याद रखना है हमें, सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है क्योंकि वो दोनों से रिएक्ट कर जाता है, एयर से भी और वाटर से भी, वेरस फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है क्योंकि वो एयर से बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है। अब हमने वाटर को भी देख लिया, ऑक्सीजन देखा हमने, वाटर देख लिया। अब एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे ये तो हमने समझ लिया कि जो बेस है वो जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कुछ खास रिएक्ट ही नहीं करते, तो उनका तो टॉपिक ही तो एक तरीके से नेगलेक्ट हो गया। अभी तक हमने सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक, और वही सेम वापस से जब H2O के साथ रिएक्ट होगा तो भी वही मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस बेसिक इन नेचर। अब एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं अगर मेटल्स का, तो क्या होगा, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की एक जो है फीचर होता है कि अगर हम वो जब बर्न होती है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अगर हम कैसे बर्न होगी, अगर हम उसके आसपास एक मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगी। लेकिन अब देखो मेटल्स जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, लेकिन जो कॉपर है वो HCl के साथ, एक एक्सेप्शन दी गई है इधर, कॉपर डाइल्यूटेड HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करता इवन ऑन हीटिंग। अगर उसको हीट भी दे दें तब भी कॉपर जो है इसके HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। एग्जाम्पल देखें अगर Na plus HCl, Na इज़ योर सोडियम और HCl इज़ योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है ना HCl, तो HCl के साथ मेटल को रिएक्ट करवा रहे हैं तो बन गया NaCl। और पता है क्या है NaCl, आपका कॉमन सॉल्ट जो आप यूज़ करते हो। NaCl प्लस H2 रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन गैस जो कि बर्न होगी पॉप साउंड के साथ। यही याद रखना है इसके अंदर कि मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करेंगे। ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करेगी, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। वरना गैस तो हमें पता कैसे चलेगी कि ये गैस हाइड्रोजन ही है, अगर उस बीकर में से निकलेगी गैस तो उसका एक हाइड्रोजन गैस का ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब नॉन मेटल्स की अगर देखें, नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इधर से भी एक पॉइंट हमारा जो है माइनस हो चुका कि नॉन मेटल्स ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही एसिड्स के साथ। जनरली लिखा हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। अब देखते हैं, तो इसमें वही ऊपर वाले में क्या याद रखना था, एसिड्स के साथ जो मेटल रिएक्ट करेंगे तो पॉप साउंड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब बेसिस के साथ देखते हैं, बेसिस के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस को। सेम वही केस, एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकाली और बेसिस के साथ भी हाइड्रोजन गैस। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं जिनका pH लेवल फ्रॉम 8 to 14 के बीच में होता है, और इनमें बेसिकली आपके जैसे सॉप्स और ये जो डिटर्जेंट, फेस वॉश, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आती हैं, इनका pH लेवल होता है इस रेंज में। तो ये सारे बेसिस हैं। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। वही सेम हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ करेंगे। एग्जांपल देखें, अगर हम एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको एक बेस के साथ जो है अगर हम कंबाइन करें, रिएक्ट करवाएं, NaOH इज़ योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, प्लस H2O यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो क्या बनेगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ये याद करने का नहीं है। इसमें मेन चीज़ क्या देखी आपने कि H2 गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं। मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे, एसिड के साथ भी सेम।
और अगर हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखें बेसिस के साथ, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है विच इज़ बियॉन्ड योर स्कोप। तो उसको आप अपनी फर्दर हायर क्लासेस में आप उसको पढ़ेंगे, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए आपकी बुक में मेंशन नहीं की गई है। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड से क्या समझ में आता है? डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस यानी कि उसकी जगह किसी को उसकी जगह से हटा के और अपने आप को उसकी जगह पे बैठा देना, यही समझ में आ रहा है। रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के बारे में कुछ देखेंगे हम। देखो, इसका अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान दें तो वन मेटल डिस्प्लेसेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से। कंपाउंड क्या होगा? जब कंपाउंड एक, जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर एक मेटल है और सल्फेट के साथ है, यानी कि एक कंपाउंड बनाया हुआ है। वेरस जिंक जो है, Zn जो है, वो अलग है। जब एक इंडिविजुअल यूनिट है तो वो मेटल है, और अगर वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है किसी के साथ, तो वो मतलब किसी के साथ अगर जुड़ा हुआ है, किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो एक अकेला मेटल जब दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे और अपनी जगह उधर बना ले। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है लिक्विड नेचर में। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट है हमारा पहला कंपाउंड, प्लस जिंक। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएं, जिंक एक मेटल है और कॉपर सल्फेट में कॉपर भी एक मेटल है। जिंक जो है, जिंक ब्लू कलर का है, और जिंक इस कंपाउंड में से कॉपर को अलग निकाल देगा रिएक्शन होने के बाद, और बना लेगा ZnSO4। डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, ZnSO4, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बच गया अलग से। कॉपर क्या हो गया? रेड कलर का। ऐसे ही अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें CuSO4, वही सेम कॉपर सल्फेट, और अगर हम इसको आयरन से करवाएं, आयरन से रिएक्ट करवाएं, तो आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? FeSO4, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। बट कुछ केसेस ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो पॉइंट लिख दिया बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, बहुत एक्सेप्शंस होती हैं। अब अगला केस क्या है? अगर हम ZnSO4, ऊपर हमने दोनों कौन से सल्फेट लिए थे? कॉपर सल्फेट, और उनके साथ जिंक को रिएक्ट करवाया था। अगर हम जिंक की सल्फेट लें और कॉपर को रिएक्ट करवाएं, तो क्यों इधर लिखा हुआ है नो चेंज, तो ये चेंज क्यों नहीं आ रहा? ये इस एक्सेप्शंस के कारण नहीं आ रहा है। जो कॉपर है दैट इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक, जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। कहाँ से? जिंक सल्फेट से। क्यों? क्योंकि जो साइंस है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है इसके पीछे? कि जो जिंक है दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसके बेसिस पे अगर हम समझें तो ये जो क्लाउड में बनी हुई है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है इन तीनों मटेरियल्स की। जिंक सबसे ऊपर है, देन आयरन है, देन कॉपर है। जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है, लेकिन जो सबसे कम रिएक्टिव है वो अपने से ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्षमता ही नहीं है। जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये ZFC ऐसा कुछ भी करके आप याद कर लो इसको, रिएक्टिविटी सीरीज़ को, इन तीनों ही मेटल्स की। तो क्या निकल के आता है इधर का नियम? सो अ मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, बट एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब जैसे इसी के अंदर अगर हम देखें, क्या कॉपर जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। और क्या जिंक आयरन को कर सकता है? यस, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। तो इस सीरीज़ के बेसिस पे इनके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैलिड हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक आता है हमारा यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स।
अब हमने इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानी, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब देख लिया। अब इनके यूजेस क्या हैं, अब लाइक जनरल लाइफ में ये कहाँ अप्लाई होते हैं। मेटल्स को कहाँ यूज़ हो सकते हैं, मशीनरी में। जो भी आपके आसपास मोस्टली मशीनरी वो किसकी बनी होगी, एल्यूमिनियम की, स्टील की, आयरन की मशीनरी में। ऑटोमोबाइल्स में यानी कि कार्स, बाइक्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सारे किसके बने होते हैं, मेटल्स के। सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, इंडस्ट्रियल जो मशीनरी वगैरह होंगी वो भी सारी मेटल्स की। कुकिंग यूटेंसिल्स, जो आपके किचन में यूटेंसिल्स हैं वो भी सारे मेटल्स के, कुछ एल्यूमिनियम के, कोई कॉपर के, कोई स्टील के, कोई सिल्वर के। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस। सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि नॉन मेटल्स तो हर चीज़ में ऐसे क्रॉस लग रहा है, कुछ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पास कर रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं पास कर रहा। आप देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कि नॉन मेटल्स एक बहुत ही असेंशियल हैं हमारे जो लिविंग बींग्स है, सब जो हम ब्रीदिंग के टाइम पे एक ऐसा नॉन मेटल को इनहेल करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, वो है ऑक्सीजन। यानी कि हमारी लाइफ बेस्ड है इस नॉन मेटल के ऊपर। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। सेकंड जैसे आता है यूज इन फर्टिलाइज़र्स, जो क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं फील्ड के अंदर, उनके अंदर भी कुछ नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। देन आता है वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस में पानी को साफ़ करने के लिए नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। एंड हेयर आई एम नॉट श्योर दैट क्लोरीन इज़ अ मेटल और नॉन मेटल, बट वाटर प्योरीफिकेशन में नॉन मेटल का यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर श्योर। यूज्ड इन क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स जो दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं उनके अंदर भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। कुछ पाउडर होता है ना उनके अंदर, वो नॉन मेटल ही होता है। एंड हेयर वी कम टू an end of this chapter. I hope you understand it very well, and if you are still having any doubt, do comment it below. I'll try to solve your doubt. And thank you so much for watching this video, and keep supporting the channel by liking the video and share it with all your friends and subscribe to my channel. Thank you guys.